नमस्कार दोस्तों, औदी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने ये दो लेक्चर देख लिया है। कौन से लेक्चर? मतलब आज हमारे इकोनॉमिक्स का डे 10 का डे 3 है, क्योंकि आप लोगों ने दो लेक्चर देख लिया है। कौन सा लेक्चर? दो लेक्चर देख लिया, डे 1 का डे 2 का, जिसमें हम क्या क्या बात कर चुके थे। उसमें हम संभरण के बारे में बात कर चुके थे, एक अधिकार के बारे में बात कर चुके थे, कीमत के बारे में, समान कीमत आदि टॉपिक देख चुके थे। अब है मुद्दा देखे थे। एक इसकी इंपॉर्टेंट जो एक थी जेएल हैंसन के शब्दों में कौन सा था? सौंदर्य। इसको अगर आप लोगों का डिफिनेशन याद है तो आप लोग इसको कमेंट पे लिखिए कि क्या था। सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वशक्तिमान है। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कीजिए। जेएल हैंसन के शब्दों में क्या था? मुद्रा सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वशक्तिमान है। इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो उसके बाद मुद्रा के उपयोग हम देख लिए थे, फंक्शन ऑफ मनी देख लिए थे। तो अब मुद्रा की कुछ बुराइयां भी होती हैं। क्या है? मुद्रा की कुछ बुराइयां हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं। जिसे कहते हैं एविल्स ऑफ मनी, मुद्रा की बुराइयां। तो मुद्रा की बुराइयां निम्न प्रकार के, जैसे कि देखिए, जहां मुद्रा के इतने अधिक लाभ हैं, वहां इसमें कुछ गंभीर बुराइयां भी हैं। बुराइयां भी पाई जाती हैं। जहां मुद्रा के इतने अधिक लाभ हैं, वहां इसमें कुछ गंभीर बुराइयां भी पाई जाती हैं। जैसे इसलिए बेकर ने लिखा है मुद्रा के लाभ, क्या लिखा है? मुद्रा के लाभ हमें बहुत कुछ खोकर प्राप्त होते हैं। मुद्रा के लाभ हमें बहुत कुछ खोकर प्राप्त करते हैं। जैसे कैसे प्राप्त होते हैं? एग्जाम्पल के समझिए कि पैसा कमाने के लिए, पहला भी तक मुद्रा है ना, तो कमाने के लिए कि जो 17 से 17 साल की एज होता है, 16 से 17 18 साल के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, तो अपना सब चीज पूरा जीवन पूरा एंजॉय त्याग कर वो चले जाते हैं परदेश कमाने के लिए। किसके लिए? पैसा के लिए। तो वो अपने लाइफ में पैसे के लिए भागते हैं। भागते नहीं, सब बोल सकते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हमारी फैमिली अच्छी से रहे। इस वजह से वो दूर शहर 100 किलोमीटर कुछ कोई बात नहीं, कम से कम 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दुबई अमेरिका या फिर पुणे महाराष्ट्र मुंबई आदमी जाकर लोग काम करते हैं, 12 घंटे करते हैं, फिर आकर खाना बनाते हैं। तो मुद्रा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोते हैं, तब जाकर उन्हें मुद्रा प्राप्त होती है। तो वाकर ने क्या लिखा है कि मुद्रा के लाभ हमें बहुत कुछ खोकर प्राप्त होते हैं। पत्र मुद्रा से आशय क्या है? पत्र मुद्रा से आशय कागजी नोटों से, क्या है? कागजी नोटों से है, जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सरकार अथवा केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। पत्र मुद्रा पूछा जाता है कि पत्र मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूपी क्रेडिट में या फिर जेट में पूछा जाता है। कब पूछा जाता है कि पत्र मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोई बात नहीं कि यूपी क्रेडिट में आए, ये बोर्ड में भी आ सकता है ना कि पत्र मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है, 1 नंबर में आ जाए, या फिर कि एमसीक्यू में आ जाए, या 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए। पत्र मुद्रा का आशय क्या है? पत्र मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पत्र मुद्रा से आशय कागजी नोटों से है, जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, तथा जो असीमित विविधग्रह होते हैं। क्या होते हैं? असीमित विविधग्रह होते हैं। बात के पत्र मुद्रा तथा धातु मुद्रा में अंतर, जो कि तो पक्का है 6 नंबर में आएगा। कौन से क्वेश्चन करा चुके हैं जो 6 नंबर में आएंगे? जैसे कि हो गया कि ग्राम पंचायत पर निबद्ध हो गया, सहकारिता पर हो गया और नीति पर हो गया। 3 तो पक्का है। एक चौथा बता रहा हूं कि ये धातु मुद्रा पत्र मुद्रा में अंतर देख लीजिए, प्रतिफल ह्रास का नियम, ये तो पक्का ही आएगा। तो वह धातु मुद्रा तो या किसी धातु की बनी होती, सबसे पहले धातु तो किसी धातु की बनी होती, किसी धातु की बनी होती, या कागज पर छापी जाती है। कागजी नोटों की आंतरिक मूल्य कभी भी नहीं होती, या कागजी नोटों की आंतरिक मूल्य कभी भी नहीं होती है। इस धातु के रूप में कुछ न कुछ आंतरिक मूल्य होता है। जैसे कि लोहे का अगर बना है तो जस्ता का बना है, इसका कुछ न कुछ मूल्य होता है। कागजी नोटों का आंतरिक मूल्य नहीं होता है। बात करें यह जो धातु मुद्रा, क्योंकि धातु की बनी है तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो यह जो है ना वजन में भारी होती है। क्या ये वजन भारी होता है? यह कम स्थान घेरता है, या अधिक स्थान घेरता है, कम स्थान घेरता है, वजन में हल्की होती है। धातु मुद्रा अधिक होती है, धातु मुद्रा अधिक स्थान घेरता तो कम स्थान घेरता है, या हल्की एवं कम स्थान घेरता है, रिपीटेड हो गया है, घेरता है, इसलिए इसका संचय अधिक किया जाता है, उसका संचय अधिक नहीं किया जा सकता धन का। ये अधिक स्थान घेरने के कारण इसका कम संचय को किया जाता है। क्योंकि अगर किसी के पास 1 लाख नोट है तो 500 के 200 नोट होंगे, और किसी के पास अगर 1 लाख है तो 10 के सिक्के कितने होंगे? कमेंट में बताना। कम से कम 10,000 सिक्के होंगे।
1 लाख में। तो या छोटे भुगतानों में उपयोगी होता है ना, या छोटे भुगतानों में उपयोगी होता है या बड़े भुगतानों में उपयोगी होता है। इसमें जनता का अपेक्षाकृत कम विश्वास होता है। इसमें जनता का अपेक्षाकृत कम विश्वास होता है। जो धात मुद्रा होती है इसमें जनता का अपेक्षाकृत अधिक विश्वास होता है। इसकी आयु लंबी होती है, इसकी आयु अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि फट जाती है, हाथ से गल जाती है, मतलब कुछ भी हो जाता है इसमें तो जल्दी फट जाते हैं, इसके लिए इसकी आयु कम होती है। इसे जमीन में गाड़ कर रखा जा सकता है, क्योंकि धातु बनी होती है। इसे जमीन में गाड़ कर नहीं रखा जाए क्योंकि ये सड़ जाती है, क्योंकि किसकी बनी होती है, ये धातु की गाड़ की बनी होती है। तो बैंक आता है, बैंक पर आता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है, क्या है, बैंक एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो व्यक्तियों से मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त करती है। किसके रूप में प्राप्त करती है, जमा के रूप में प्राप्त करती है, तथा जरूरतमंद व्यक्तियों संस्थाओं को धनराशि अथवा मुद्रा को ऋण पर देती है। किस पर देती है, ऋण पर देती है। बैंक की परिभाषाएं देखें, डेफिनेशन ऑफ बैंक्स। तो अगर बात करें प्रोफेसर किनले के शब्दों में, किसके शब्दों में, किनले के शब्दों में, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है, ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, तथा जिस व्यक्ति के पास अपना फालतू धनराशि जमा करते हैं बैंक कहलाती है। एक बार फिर से देखिए क्या होती है। बैंक एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो व्यक्तियों से मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त करती है, तथा जरूरतमंद व्यक्तियों व संस्थाओं को धनराशि को ऋण पर देती है। किस पर देती है, ऋण पर देती है। बैंक की परिभाषाएं, तो किनले के शब्दों में अगर देखिए हम, किनले के शब्दों में, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है, तथा जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धनराशि जमा करते हैं, बैंक कहलाती है। उसी बात की वर्ल्डर लीफ के शब्दों में, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में धनराशि लेने के लिए हर समय तैयार रहती है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में धनराशि लेने के लिए हर समय तैयार रहती है, तथा जमाकर्ताओं को उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से उनकी धनराशि वापस कर दी जाती है। सहकारिता का बात करें तो सहकारिता को हम तो देख चुके हैं। बस सहकारिता से आशय सहयोग से काम करने की करने से या फिर संगठन से काम करने की, उससे कार्य करने की क्षमता से होती है। कॉलवर्ट के शब्दों में अगर बात करें तो देखिए, तो सहकारिता एक संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से और सामान्य स्तर पर अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। क्या, सहकारिता एक संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समान स्तर पर अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। अगर देखिए हम सर एम प्लैंकेट के अनुसार, प्लैंकेट के शब्दों में अगर देखिए तो सहकारिता संगठन द्वारा स्वभावपूर्ण बनाई गई आत्म सहायता है। सहकारिता संगठन द्वारा प्रभावपूर्ण बनाई गई आत्म सहायता है। बात करें अगर बैंक ने पहले वर्ष में प्रशासनिक कार्य किए जब बैंक की प्रगति के बारे में छोड़ी इसको, तो सहकारी बैंकों व राज्य सरकारों का 19 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार किया, जबकि इससे पहले ये देखिए मतलब आधा टॉपिक कट गया है जिसमें हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ये आधा टॉपिक कट गया है। नियम 5 प्रकार के होते हैं। नियम, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पूछी गई थी, मतलब पूछा जाता है कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना मतलब कब की गई थी, भूमि विकास बैंक या भूमि बंधन बैंक, तो 1920 में की गई थी। और एक उसके बाद कब की, 3 विकास बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो चेन्नई में की गई थी। 3 विकास बैंकों की स्थापना कब की, चेन्नई में। कृषि अर्थशास्त्र व विज्ञान है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि कृषि अर्थशास्त्र व विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन
करने के लिए किया जाता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हो गया था। दो घटनाओं के पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले, दो घटनाओं को पारस्परिक संबंध करने वाले कथन को नियम कहते हैं। दो घटनाओं के पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले कथनों को नियम कहते हैं। आर्थिक नियम अनिवार्य नियम होते हैं। आर्थिक नियम अनिवार्य नियम होते हैं या कथन सेलिंगमैन का है। आर्थिक नियम अनिवार्य नियम होते हैं, कथन सेलिंगमैन का कथन है। बात है सेलिंगमैन का होता है। तो नियम के कितने प्रकार? तो नियम के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो नियम के 5 प्रकार होते हैं। उत्पादन का अर्थ, उत्पादन का अर्थ किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था? इसका जवाब आप कमेंट बताइए। यहां पर था एक भूमि विकास बैंक, जो भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1920 में की गई थी। या एक ऐसी बैंकिंग संस्था है, क्या है? या एक ऐसी बैंकिंग संस्था है जो किसानों को उनकी भूमि गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ऋण विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए एक बार देखिए, भूमि बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो पंजाब में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। उसके बाद इसका डिफिनेशन अगर देखें तो भूमि विकास बैंक होता है या फिर भूमि बंधन बैंक होता है। तो यह एक ऐसी संस्था है, क्या यह एक ऐसी बैंकिंग संस्था है जो किसानों की उनकी भूमि गिरवी रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ऋण विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 1920, अभी मैंने बताया। कहाँ? पंजाब के झींगा जिले में की गई थी। उसके बाद है उत्पादन का अर्थ। एडम स्मिथ के अनुसार या एडम स्मिथ के शब्दों में उत्पादन और प्रक्रिया है जो वस्तु में तुष्टि का सृजन करती है। उत्पादन और प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। तो काफी इजी है। उत्पादन और प्रक्रिया जो तुष्टि गुण का सृजन करती है। पेंशन के शब्दों में उत्पादन से अभिप्राय मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता या फिर शक्ति में वृद्धि करने से है। किसके शब्दों में? पेंशन के शब्दों में उत्पादन से अभिप्राय मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता या व्यक्ति में किसमें या व्यक्ति में वृद्धि करने से है, ना कि किसी वस्तु का निर्माण या किसी वस्तु के उत्पादन से है। सबसे इजी किसका है? सबसे इजी है एडम स्मिथ का। कौन से? इसका एक अर्थशास्त्र जो धन संबंधी परिभाषा है, क्या होता है? धन अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये काफी इजी था। उसके बाद है अर्थशास्त्र और प्रक्रिया जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है। क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाता है। यह है पेंशन के शब्दों में उत्पादन से अभिप्राय मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता से है या फिर व्यक्ति में वृद्धि करने से है, ना कि किसी वस्तु का या फिर मतलब किसी शक्ति में वृद्धि करने से। किसमें? शक्ति में वृद्धि करने से, ना कि किसी वस्तु का निर्माण करने में। उत्पादन के असंख्य साधन मानने वाले दो अर्थशास्त्रियों के नाम पूछा जाता है कैटेट में या फिर बोर्ड में पूछा जाता है। 2-4 नंबर के लिए पूछा जाता है, या तो 2 नंबर पूछा जाएगा या तो कैटेट में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। उत्पादन के असंख्य साधन मानने वाले दो अर्थशास्त्रियों के नाम। एक डेवनपोर्ट होता है, एक बेनहाम है। क्या है? एक डेवनपोर्ट है, एक बेनहाम है। अगला है उपभोग। इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, इसमें वस्तुओं का परोक्ष प्रयोग होता है। उपभोग फल है, उत्पादन बीज है। क्या है? उपभोग फल है, उत्पादन बीज है। उपभोग से मनुष्य को तत्कालीन संतुष्टि मिलती है, उत्पादन से कोई भी तत्कालीन संतुष्टि नहीं मिलती है। ये हो गया अंतर। उपभोग और उत्पादन में अंतर पूछा जाता है। तो फिर से देखिए एक बार, उपभोग होता है इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, इसमें वस्तुओं का परोक्ष प्रयोग होता है। या उपभोग फल होता है, उपभोग फल उत्पादन बीज है। उपभोग से मनुष्य को तत्कालीन संतुष्टि मिलती है, जो कि उत्पादन से कोई भी तत्कालीन संतुष्टि नहीं मिलती। पूंजी क्या है? पूंजी भूमि को छोड़कर धन का वह भाग है। पूंजी भूमि को छोड़कर धन का वह भाग है जो और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता है उद्यम या साहस। उद्यम उत्पादन का वह साधन है। उद्यम या साहस उत्पादन का वह साधन है जो उद्योग तथा व्यवसाय को जोखिम तथा अनिश्चितता को सहन करता है। जोखिम सहन करने को क्या कहते हैं? जोखिम सहन करने को क्या कहते हैं? तो जोखिम सहन करने वाले उद्यमी को कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो जोखिम सहन करने वाले को उद्यमी कहते हैं। हाँ सॉरी, जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। उसकी बात करें उत्पत्ति ह्रास का नियम सर्वप्रथम उल्लेख कर एडवर्ड वेस्टेन तथा उत्पत्ति ह्रास नियम 3 है। क्या है? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किए थे? तो सर एडवर्ड वेस्टेन ने किया था। कि किसने? वेस्टेन ने किया था। और उत्पत्ति के कितने नियम हैं? वो उत्पत्ति ह्रास के 3 नियम होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के नियमों को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा है। जो आधुनिक अर्थशास्त्री होते हैं वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा। किसको? उत्पत्ति ह्रास नियम का। तो जो ह्रासमान परिस्फल नियम होता है, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उत्पादनों की मात्रा स्थिर रखकर या अन्य उत्पादनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, तो अर्थशास्त्र में इस प्रक्रिया को ह्रासमान प्रतिफल नियम कहते हैं। भूमि की प्रक्रिया मतलब भूमि का अर्थ। तो उत्पादन के 5 उपादानों में भूमि एक महत्वपूर्ण उपादान है। क्या है? उपादान है भूमि। साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ जमीन या पृथ्वी की ऊपरी सतह से लिया जाता है जिस पर हम चलते फिरते हैं तथा कृषि आदि क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? कृषि क्रियाएं करते हैं। भूमि का यह अर्थ बहुत ही संकुचित है, क्योंकि इस अर्थ के अनुसार केवल जमीन की ऊपरी सतह को ही भूमि में सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है? कि भूमि को सिर्फ ऊपरी सतह को ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय, अर्थशास्त्र में भूमि की अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है। किसमें? केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों एवं शक्तियों से हैं जो मनुष्य को उपभोग करने के लिए प्राकृत की ओर से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हैं। फिर से देखिए कि अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों एवं शक्तियों से है जो मनुष्य को उपभोग करने के लिए प्रकृति की ओर से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त है। क्या है? वो सभी क्या कहलाते हैं? तो वो सभी क्या कहलाते हैं? भूमि कहलाते हैं। अब बात करें अगर हम, एक होता है इस वीडियो को हम इन करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी जो लास्ट में निबंध आते हैं उसके लिए मिलते हैं, उसको लेकर मिलते हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तो इस वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन डे 4 के लिए आप इंतजार करना। और आप लोग जेएल किसका? आप लोग जो जेएल हैंसन थे, कौन थे? जेएल हैंसन जो है, उनकी परिभाषा जो है, जेएल जो हैंसन है, कौन है? जेएल जो हैंसन है, इनकी परिभाषा आप लोग जो है कमेंट कीजिए। जेएल हैंसन की परिभाषा आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इतना बताऊं कि सौंदर्य शक्तिमान है किंतु मुद्रा सर्वशक्तिमान है। इसके बाद आप कमेंट में बताइए।